मेरी बेटी राजीव ने कहा, मम्मी आप हमारे साथ दिल्ली चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली गांव में कैसे रहेंगी? बेटी की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गई। मेरे पति की हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई थी, जिससे मैं लाख कोशिशों के बाद भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। पति की 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए थे। मेरा बेटा राजीव और बहू रोली दोनों ही इंजीनियर थे और दोनों ही नौकरी करते थे। मेरी सहेलियों ने मुझे कहा था कि बेटे बहू के साथ रहने मत जाना, क्योंकि बूढ़ी सास नौकरी वाली बहू को हमेशा ही खटकती है। नौकरी वाली बहुओं को बुजुर्ग इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हारे जाने से उनकी आज़ादी में खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने सारी जायदाद पहले से ही तुम्हारे बेटे के नाम कर दी है। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे बेटे बहू इस घर को भी बेच कर माल अपने पास रख लेंगे और तुम्हें पाई पाई को मोहताज कर देंगे। बहुत सोचा मैंने, लेकिन बेटे बहू के साथ जाना भी मेरी मजबूरी थी। 60 साल की उम्र में मैं अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना की दुकान चलाने में भी असमर्थ थी। पति के अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और जो हमने थोड़े बहुत पैसे जमा कर रखे थे वो अब खत्म हो चुके थे। अब हालात ऐसे हो गए थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं राजीव को कोई जवाब नहीं दे पाई। इतने में रोली बोली कि मम्मी जी बताइए कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। रोली के ऐसा बोलने से मैं कुछ बोल नहीं पाई और मैं बेटे और बहू के साथ दिल्ली चली आई। राजीव और रोली मेरा पूरा पूरा ख्याल रखते, सभी साथ में ही खाना खाते और रोली मेरी पसंद के हिसाब से ही खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद ना आए, वहाँ मैं खुश रहूं, इसका पूरा ख्याल रखते थे। मेरा पोता जो कि 8 साल का था वो सारे दिन दादी दादी करके मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं भी किसी भी चीज के लिए बोलती तो मुझे वो दोनों समय पर ला देते। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि लोग बेवजह ही आजकल के बच्चों को बदनाम करते हैं कि वो लोग बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते, खास करके जब बहू कमाने वाली हो तो। सास को नौकरानी ही समझ लेती है, लेकिन रोली तो बहुत अच्छे से घर और ऑफिस दोनों ही संभालती है। कभी कोई ताना नहीं मारती, बल्कि मुझे ही लगता है कि वो घर और ऑफिस दोनों जगह का काम करके थक जाती होगी। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत काम खुद ही कर लेती हूँ। लेकिन आज तक बेटे और बहू ने मुझे किसी काम करने के लिए नहीं कहा था। एक महीना कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम लोग मॉल में घूमने गए। घूमते घूमते रोली और राजीव एक दुकान में कुछ खरीदारी करने के लिए चले गए। मैं और मेरा पोता सोनू हम कुछ आगे निकल आए। आइसक्रीम की दुकान देखकर सोनू ने कहा, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनकर मेरे ऊपर तो बिजली ही गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। और सच कहूँ तो इतने दिनों में मुझे पैसों की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर सोनू ने एक बार फिर से बोला, दादी जी प्लीज दे दीजिए ना। मैंने सोनू से बोला, सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल गई। मेरा ऐसा कहने पर सोनू ने मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखा। सोनू को लग रहा था कि उसको आइसक्रीम ना दिलवाना पड़े, इसीलिए मैं बहाना बना रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था कि मैं कैसी दादी हूँ कि अपने पोते को एक आइसक्रीम भी नहीं दिलवा सकती। इनके जाने के बाद पहली बार मैं खुद को इतना असहाय महसूस कर रही थी। हम सब ने बाहर डिनर किया। आज भी रोली ने मेरी पसंद का ही खाना ऑर्डर किया था, लेकिन मुझे आज उनमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर वापस आकर सभी ने थोड़ी देर टीवी देखा। राजीव अपने कमरे में सोने चला गया और रोली सोनू के कमरे में गई ताकि वो सोनू को सुला दे। इतने में ही मुझे सोनू की आवाज़ सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है। रोली बोली, तुम ऐसा कैसे बोल सक रहे हो? हाँ मम्मी, आज मैंने दादी माँ को मॉल में घूमते समय आइसक्रीम दिलवाने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो अपना पर्स घर पर ही भूल गई हैं। कितना अच्छा है ना मम्मी, बाहर जाओ तो पर्स ही ना लेकर जाओ तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी माँ। रोली सोनू को डांटते हुए बोली, ये क्या है सोनू, दादी माँ के लिए
ऐसा बोलते हुए तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ नहीं सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में हैं? दादी माँ को क्या दुख है मम्मी? बेटा, अभी तक दादाजी और दादी माँ एक साथ गांव में रहते थे। अब अचानक से दादाजी हम सबको छोड़कर चले गए। अब जिस इंसान के साथ हम चौबीसों घंटे एक साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं और अपना सुख दुख सब कुछ बांटते हैं, वो ही इंसान हमसे अचानक से बहुत दूर चला जाता है तो कितना दुख होता है। ये तुम अभी नहीं समझ सकते हो। सोचो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं और कभी भी लौट कर ना आए तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम्हें दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आपके और पापा के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। तो सोचो बेटा, दादी माँ दादाजी के बिना कितनी दुखी होंगी, वो कितने दुख में रह रही होंगी। ऐसे हाल में वो अपना पर्स अगर घर पर भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस बोल दिया। क्या तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार दिखाई नहीं देता? जब तुम स्कूल से आने में 10-5 मिनट लेट हो जाते हो तो वो बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती हैं। उस दिन उनके घुटनों में बहुत तेज दर्द था, फिर भी तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हें शाही पनीर बनाकर दिया था। इसीलिए बेटा, कभी भी किसी इंसान के बारे में राय बनाने से पहले उसके दृष्टिकोण को भी समझना जरूरी है। ये सब सुनकर सोनू ने बोला, सॉरी मम्मी। उन दोनों की बात सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उसकी जगह अगर मैं होती तो भी अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह हुई तो राजीव ऑफिस चला गया और सोनू भी स्कूल जा चुका था। अब रोली ऑफिस जाने के लिए अपना पर्स ले रही थी, तब मेरे पास आई और कुछ रुपए मेरे हाथ में देने लगी। मैंने बोला कि मेरा रुपयों का क्या काम भला? रोली बोली, मम्मी जी, रुपयों का कब किस समय और कब जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। आप मंदिर जाती हैं, दान दक्षिणा चढ़ाने में काम आएगा। कभी कभार सोनू किसी चीज के लिए जिद करे तो उसको कुछ दिलवा दीजिएगा। लेकिन बहू, मम्मी जी, अगर ये रुपए आपको राजीव देते तो क्या आप मना कर देती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती भला? रोली की बात सुनकर खुशी के मारे मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। जो बात मेरा बेटा नहीं समझ सका वो मेरी बहू ने समझ लिया था। रोली ऑफिस चली गई और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि मेरी बहू जैसी सबको देना। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं के दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाने लगते हैं कि वो तुक मिजाज और घमंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन कुछ बहुएं रोली जैसी भी समझदार और सुलझी हुई बड़ों का सम्मान करने वाली होती हैं। आज रोली ने मेरी कमाने वाली बहू को लेकर मेरी आंख पर जो पड़ा पर्दा हटा दिया था। आज मुझे लग रहा था कि दोनों के साथ दिल्ली आने का फैसला बिल्कुल सही था। बिल्कुल सच कहते हैं लोग कि एक औरत ही की पीड़ा एक औरत ही समझ सकती है। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी पर क्या राय है जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें।